हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो हमारा मॉडल्स चल रहा था और मॉडल्स के अंदर मैंने आपको नीड एंड डेयर के बारे में बताया था। एंड की थोड़ी सी क्लिप जो है वो कट गई थी उसमें। आई होप आपको फिर भी समझ तो आ ही गया होगा। थोड़ा सा आज मैं आपको यूज टू के बारे में बताकर, जो हमारा ये रह गया था यूज टू, फिर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं शुड के बारे में कि शुड आपको क्या क्या बताएगा। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग दो दो भी नहीं, तीन मॉडल्स को कंप्लीट कर लेंगे। एक मैं आपको ऑट टू के बारे में भी बता दूंगा। आज हम इन तीन मॉडल्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। जैसे नीड और डेयर है, नीड और डेयर, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मेन वर्ब बनने के साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो फिर ये मॉडल बन जाते हैं और फिर इसके बाद में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ होता है। लेकिन नीड और डेयर अगर मेन वर्ब बने तो ये ट्रांजिटिव टाइप की वर्ब बन जाते हैं और इसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। और वो ऑब्जेक्ट कौन होगा? वो ऑब्जेक्ट या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, या फिर कोई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, और फिर उसके अंदर हमने ये एग्जांपल्स भी देख लिए थे इसके। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नीड और डेयर जो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है वो सेंटेंस की फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि हमारे जो नेगेटिव टाइप की फॉर्मेशन होती है, जिसमें ये लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब में आप नीड के साथ में नॉट लगाओगे तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेशन का साइन। और हेल्पिंग वर्ब अगर इस केस में आप नीड और डेयर का यूज़ करोगे तो वो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हमने करी थी ना। खैर, वैसे नीड नाउन का काम भी करता है। हम लोग बोलते हैं ना डेली नीड्स, तो ये नीड्स यहाँ पर नाउन हो गया और डेली जो है वो उसका एडजेक्टिव बन गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं यूज्ड टू। आज यूज्ड टू की बारी है। चलिए पहले तो थोड़ा थोड़ा सा ही, छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यूज्ड टू जो है वो एडजेक्टिव का काम भी करता है और यूज्ड टू जो है वो हेल्पिंग वर्ब या मैं कहूँ मॉडल का काम भी करेगा। ठीक है, यूज टू एक बहुत अच्छा वर्ड है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है और ये मॉडल का काम भी करता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि यूज टू के बाद में आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखी होगी। और ऐसा सेंटेंस भी अपने बोलते हैं बहुत बार कि आप मेहनत करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, सेंटेंसेस को पढ़िए, वर्ब्स को याद रखिए, धीरे धीरे शेड्यूल बनाइए, एक दिन ऐसा आएगा ग्रेजुअली आप इसके यूज टू हो जाओगे। ऐसा बोलते हैं ना, मेहनत करने के आप यूज्ड टू हो जाओगे, ऐसा बोला जाता है। तो जो यूज्ड टू जो बोलते हैं ना अपने, वो एज एन एडजेक्टिव बोला जाता है और उसका मीनिंग वहाँ पर होता है कि आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे। अब इस पॉइंट को आप समझना थोड़ा सा, जो मैंने आपको ये अभी बताया कि यूज टू जब एडजेक्टिव होता है तो ये आपको किस चीज़ का सेंस देगा? एडजेक्टिव बनने पर ये आपको सेंस देगा हैबिचुअल वर्क की। यूज टू जब एडजेक्टिव होता है तो ये आपको हैबिचुअल वर्क के बारे में बताता है, ये हैबिट के बारे में या फिर हैबिचुअल वर्क। इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है तब? स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट, उसके बाद में गेट, गेट की कोई भी फॉर्म, या फिर बी, बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। इसके बाद में फिर यूज्ड टू, और फिर यूज्ड टू के बाद में एक नॉन फाइनाइट वर्ब जिसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, ये हैबिचुअल वर्क या हैबिट को बताता है। ठीक है, ये हैबिट को बता रहा है। इस पॉइंट को समझ रहे हो? अभी मैं एग्जांपल भी बताता हूं इसका, साथ में ही लिख देता हूं। शी इज या ही इज
यूज टू टॉकिंग मच, कि वो जो व्यक्ति है वो ज़्यादा बोलने का एडिक्टेड है। अगर मैं टेंस चेंज भी करूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई गॉट यूज टू स्लीपिंग लेस, धीरे धीरे मुझे कम सोने की आदत पड़ गई थी, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब यूज टू को आपने एडजेक्टिव बनाना है तो वर्ब कौन सी आ जाती है, गेट या फिर बी। कौन सी वर्ब आई, गेट या फिर बी, और फिर यूज टू आता है, और इस यूज टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। इसको आपने नोट कर लिया होगा, या फिर कर लीजिए इसको नोट आप। लिख लिया होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि जो ये यूज टू है, इस यूज टू को अगर मैं एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करूं, यूज्ड टू, अगर मैं इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा तो इसके बाद में मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का ही यूज होगा। क्यों यूज होगा मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक मॉडल बन चुका है अब, है ना। और फिर इस केस में आपको ये बताएगा किस बारे में, इस केस में ये आपको बताएगा एक पॉइंट जिसको हम कहते हैं कि ये पास्ट हैबिट के बारे में बताएगा। पास्ट की हैबिट के बारे में ये बता रहा है, लेकिन शर्त क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, देखो, सब्जेक्ट फिर यूज्ड टू, ये यूज्ड टू क्या हुआ यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और फिर मेन वर्ब जिसकी प्रेजेंट फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आया है वो आ जाएगा। बाकी के मॉडल्स की तरह बन गया ना, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ, है ना। चलो आगे देखते हैं। देखिए, ही यूज्ड टू स्लीप लेस, वो कम सोया करता था। जो भी एग्जाम्पल लिखा मैंने उसके कंपैरिजन में ही लिखा है दूसरा एग्जाम्पल, कि वो कम सोया करता था। दूसरा मैं लिखता हूं सेंटेंस, शी यूज्ड टू टॉक मच, कि वो ज़्यादा बोला करती थी, अब उसकी आदत नहीं है। तो ये यूज टू प्लस वी1 आपको क्या बता रहा है, पास्ट की हैबिट बता रहा है। अब पता है, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कई बार लोग ये मान लेते हैं कि जो ये यूज्ड टू है ना, अब क्योंकि वो यूज्ड है, यूज्ड का मतलब क्या, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक तरह से, तो लोगों का ये मानना रहता है, कई बार अपने आप ही मान लेते हैं चीज़ कि अगर यूज्ड का वर्ड का यूज़ हमने पास्ट हैबिट के लिए किया है तो प्रेजेंट हैबिट के लिए यूज टू कर लेते हैं, है ना। यूज टू पास्ट हैबिट हो गया, और यूज टू ये प्रेजेंट की हैबिट हो गया। लेकिन मज़ेदार बात ये रहती है इसके अंदर, यूज टू जैसा कोई शब्द ही नहीं है। यूज टू जैसा कोई शब्द नहीं है मॉडल्स के अकॉर्डिंग। वैसे तो होता ही है, यूज जो है वो मेन वर्ब है और उसके बाद में टू का यूज करना वो अलग बात है, लेकिन यूज्ड टू का प्रेजेंट यूज टू नहीं होता, है ना। तो फिर इसने तो पास्ट की हैबिट बताई, प्रेजेंट की हैबिट कौन बताएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट की हैबिट कौन बताएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप ये बताना चाहते हो ना कि वो अभी भी कम सोता है, तो आप उसको फिर ऐसे लिखो, ही स्लीप्स लेस, शी टॉक्स मच। अब ये आपको प्रेजेंट की हैबिट बता रहे हैं।
अब आप कहोगे, आप में से कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि स्लीप्स और टॉक्स कैसे आया। वो ऐसे आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा उसके बाद में V1 के साथ में SAES आता है। इसे नोट कर लीजिए, ये यूज्ड टू हो गया हमारा। बिल्कुल छोटा सा ही है, ये 10 मिनट का ही था। लिख लिया होगा ये तो। चलिए अब बात करते हैं शुड की। शुड, सबसे पहले मिथ दूर करते हैं हम लोग कि शुड का हम लोग हिंदी में मीनिंग निकाल लेते हैं चाहिए। देखिए चाहिए वगैरह ये सब जो है वो सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपने शुड का मीनिंग क्या निकाला है। अगर आप शुड को सजेशन में यूज़ कर रहे हो तब तो ये चाहिए वाला बन ही जाएगा। अगर आप शुड को कंडीशनल में यूज़ कर रहे हो तब ये चाहिए नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये क्या क्या बताता है आपको, उसको लिखा जाए। शुड आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा सजेशन, ये आपको बताएगा एडवाइस। एक ही बात है, खैर मैं यहीं लिख देता हूँ, सजेशन या एडवाइस, कुछ भी लिख लीजिए। अच्छा, एक ये आपको बताएगा लेस्ट के साथ में शुड का पेयर, जिसका मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, ये इसका मीनिंग है लेस्ट के साथ में शुड का। कुछ कंडीशनल्स के केस में भी इसको यूज़ किया जाता है, कंडीशनल्स के केस में भी इसको यूज़ करेंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इसके जो सिंपल से यूजेस हैं उनको देख लेते हैं हम लोग, जो कि नॉर्मली हमें आता ही है ना। इसके अंदर मुझे नहीं लगता किसी को कुछ खास तरह की दिक्कत होगी। जैसे सजेशन में आप ये कह सकते हो, यू लुक टायर्ड, you should get some sleep. You look tired, you should tired नहीं, you look tired, you should get some sleep. आप ऐसा भी कह सकते हो कि ओपिनियन मांगते हैं, है ना, ओपिनियन मांगा जाता है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे ओपिनियन मांगने में इसको ऐसे लगा सकता हूँ, ओपिनियन मांगना मतलब सजेशन मांगना। शुड वी इनवाइट देम, ये ओपिनियन मांग रहा है। शुड वी इनवाइट देम, ये जो सजेशन है ना, सजेशन के अंदर एक और पॉइंट आ जाता है कई बार। आप ऐसे देखना, आई थिंक या आई डोंट थिंक, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना सेंटेंस के अंदर, अगर आपने ये यूज़ किया है आई थिंक, आई डोंट थिंक, आप इनके साथ भी शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मुझे लगता है, ये है ना, अपने विचार को बताता है कि आई थिंक या आई डोंट थिंक। या अगर आप इसको इंटेरोगेशन में भी बनाना चाहो, आप ये भी कह सकते हो डू यू थिंक, डू यू थिंक। इनके साथ में शुड का यूज होता है। कैसे, मैं यहां पर लिख देता हूं, आई थिंक यू शुड लीव नाउ। एक बार इसे आप लिखो, मैं फिर नए पेज पर आपको और एग्जांपल लिखवाता हूँ, सजेशन वाली लिखवा दूंगा। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो आप।
देखो और चीजें देखते हैं इसमें। आई डोंट थिंक यू शुड वर्क फॉर देम। एक तो ये लिखा। अच्छा एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, सजेशन के नाम पे कई बार क्या होता है कि हम लोग मस्ट का और शुड का कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कि बात सही भी है कि आपको करना भी चाहिए कंपैरिजन, क्योंकि मस्ट भी सजेशन में यूज़ होता है और शुड भी सजेशन में यूज़ होता है। तो हम किसका इसमें इस्तेमाल करें, मस्ट का या शुड का? तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, यू शुड अपोलोजाइज, ZE भी लिखते हैं कई बार लोग, यू शुड अपोलोजाइज। अगर मैं ये वर्ड लिखूं, अच्छा अगर मैं अपोलोजाइज में मस्ट लगा दूं तो, अरे सॉरी, अपोलोजाइज, अगर मैं यहां पर मस्ट लगा दूं तो यू मस्ट अपोलोजाइज। तो पता है क्या फर्क है इन दोनों में? इसका मीनिंग हुआ इट वुड बी नाइस, कि भाई अच्छा रहेगा। अगर आपने शुड लगाया ना तो इसका मतलब रहता है कि अच्छा रहेगा कि तुम अपोलोजाइज। इसका जो ये वुड बी नाइस वाला मीनिंग रहता है कि अगर आपने नहीं भी माना तो चलो ठीक है, बात नहीं मान रहे, इट वुड नॉट बी नाइस थिंग। यू मस्ट अपोलोजाइज का मतलब हो जाएगा यू हैव टू, यू हैव टू। या फिर इसका क्या मीनिंग हुआ, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कि और कोई चारा नहीं है, आपको अपोलोजाइज होना ही पड़ेगा, अपोलॉजी मांगनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार मैं वापस बैक पेज पर आता हूं। मैंने यहां पर लिखा शुड, कंडीशनल वाला भी आपको बता दूंगा मैं। लेस्ट और शुड के बारे में लिखा। लेस्ट और शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। वो ये सिंपल सा एग्जांपल है इसका, एक ही एग्जांपल आप याद रख लो चाहे, कि रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि भाई जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए। अब यहाँ पर शुड का मीनिंग अगर कोई चाहिए लगा ले कि भाई तेज चलो, ट्रेन निकल जानी चाहिए। जब ट्रेन ही निकालनी है तो फिर तेज क्यों चलना है? तेज क्या, फिर चलना ही क्यों, घर रहो अपने, अगर ट्रेन को निकालना ही है। तो लेस्ट प्लस शुड का मतलब कहीं ऐसा ना हो होता है। और शुड का वास्तव में कोई ऐसा खुद का मीनिंग नहीं है, सेंटेंस टू सेंटेंस ये वेरी करता है। ठीक है, चलिए अब एक बात और करते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने अभी ये लिखा, एक बताई आपको चीज़ कि ये शुड के दो यूजेस अब बताए। अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी है कि कोई चीज़ सही नहीं है, या फिर हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को जब हम एक्सपेक्ट करें तब भी शुड का यूज़ करते हैं। जैसे आई वंडर वेयर इज, कोई भी व्यक्ति है, मान लो मैं कह दूँ वेयर इज भोलू, आई वंडर वेयर इज भोलू, और ही शुड बी हेयर, कि उसे यहाँ होना चाहिए। मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, वो है नहीं इधर, लेकिन उसको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अरे सॉरी, वेयर भोलू इज हो गया, मैंने इसको इंटरोगेटिव लिख दिया। वेयर भोलू इज, ही शुड बी हेयर, उसको यहां पर होना चाहिए। ठीक है, और
the price of the packet is wrong it should be below 10 रुपीज़ कि इसका प्राइस कम होना चाहिए, 10 रुपये से कम होना चाहिए इसका प्राइस, तो इट शुड बी बिलो 10 रुपीज़। तो जैसा होना चाहिए उसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना, और वो है नहीं। और एक्सपेक्ट में और क्या आ जाएगा, ही इज या फिर ही हैज बीन कर दो, ही हैज बीन लर्निंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही शुड पास द एग्ज़ाम, ही शुड पास द एग्ज़ाम, कि भाई एग्ज़ाम तो पास करना ही है उसने, ये भी तो एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं हम लोग। इन सबको नोट कर लीजिए आप। लिख लिया। अब एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, कुछ वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद मैं ऐसे लिख देता हूं, यूज शुड आफ्टर दीज वर्ब्स। वैसे तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी वर्ब्स हैं ऐसी, लेकिन मैं कुछ स्पेशल वर्ब्स लिख रहा हूं, 4-5 हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सजेस्ट, इंसिस्ट, डिमांड, रिकमेंड, प्रपोज, सजेस्ट, इंसिस्ट, डिमांड, रिकमेंड, प्रपोज। स्पेशली ये जो वर्ब्स है ना, अगर आप किसी सेंटेंस में इन वर्ब्स का यूज करते हो तो आपको इनके लिए शुड का यूज करना चाहिए आपको, है ना। जैसे मैं ये लिख दूं, they insisted that we should have dinner with them। अब इंसिस्टेड के साथ में क्या आ गया, शुड हैव आ गया यहाँ पर, शुड हैव डिनर विद देम। अगर मैं इंसिस्टेड की जगह पे डिमांड, रिकमेंड ऐसी वर्ब लगाऊं और कोई सेंटेंस लिखूं तो क्या बनेगा वो, ही डिमांडेड दैट आई शुड अपोलोजाइज। वैसे तो इनमें से कोई भी लगा सकते हो आप, अपने आप से भी आप सेंटेंस बना सकते हो। मान लो अब क्या, एक सेंटेंस अपने इंटेरोगेशन में बना लेते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट आई शुड
डू। तो सजेस्ट है, इंसिस्ट है, डिमांड है, रिकमेंड है, प्रपोज है, इनको अगर आप एक सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज करते हो, लेकिन एक कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी वर्ब है और इसको भी वर्ब फॉर्म में आप यूज कर रहे हो, तो आपको फिर दैट या फिर दो क्लॉजेस का यूज आपको करना पड़ेगा। ये दो क्लॉजेस है ना, देखो एक क्लॉज ये हो गई, दूसरी क्लॉज ये हो गई, तो दो क्लॉजेस का यूज आपको करना होगा, है ना। ऐसा एक सेंटेंस हमारे पास में बन रहा है, बहुत अच्छा सेंटेंस बन रहा है। अब मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूं। इन्हीं सेंटेंस के अंदर पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको फटाफट नोट कर लीजिए। मैं 3 सेकंड का समय देता हूं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब पता क्या है, आपका एक टॉपिक आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, एसएससी हो, बैंकिंग हो, आरएएस का डिस्क्रिप्टिव हो, आईएएस हो, आरजेएस हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो। एक्चुअली ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके तो सेंटेंसेस पूछे जाएंगे या डिस्क्रिप्टिव में आप लिखोगे, तो इम्पॉर्टेंट सब कुछ ही है आप लोगों के लिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो एक टॉपिक है जिसका मैं आपको नाम बताता हूँ, सब्जंक्टिव मूड, या आप उसको सीधा मूड भी लिख सकते हो। सब्जंक्टिव मूड टॉपिक के अंदर इस तरह की चीज़ को पढ़ा जाता है, और हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि इन वर्ब्स को रट लेते हैं कि इनके बाद में ये V1 आता है, इनके बाद में V1 आता है। वो असल में यही सेंटेंसेस थे। मैं अब इस सेंटेंस को बिना शुड के भी लिख सकता हूं। दे इंसिस्टेड दैट वी हैव डिनर विद देम। ये एक ही बात है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप इस इंसिस्टेड, डिमांड, रिकमेंड, प्रपोज, ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको आप बिना शुड के भी लिख सकते हो। ये सेम मीनिंग देगा आपको, ये आपको सेम मीनिंग देगा। आप ये भी लिख सकते हो, ही डिमांडेड। मैं थोड़ा सा इस सेंटेंस को चेंज करूं, बस वैसे ही वैरायटी के लिए। ही डिमांडेड दैट आई बी देयर ऑन टाइम। यहां पर बी देयर का मतलब क्या है, आई शुड बी देयर। एक ही बात है ये, मैं फिर कह रहा हूं एक ही बात है ये, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, मीनिंग सेम है दोनों का। दे डिमांडेड दैट आई बी देयर ऑन टाइम। पॉइंट को समझे आप, इसको बोला जाता है, इस शब्द या इस तरह के सेंटेंसेस जब हम लिखते हैं कि देखिए वर्ब की तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आ रही है। होता तो ये है कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि जब किसी कंजंक्शन के थ्रू दो चीज़ों को जोड़ा जाता है तो दोनों को सेम कैटेगरी में रखना होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि रिकमेंड, डिमांड, अपोलोजाइज, जो भी ये अपने पास में वर्ब्स है, प्रपोज, इंसिस्ट, इनके साथ में असल में दूसरी क्लॉज के अंदर शुड का यूज़ करना होता है। लेकिन इस केस के अंदर अगर आप शुड को हटा भी दोगे तब भी वो रिकमेंड वगैरह इन वर्ड्स की वजह से वो केस जो है वो सजेशन का ही रहेगा। और सजेशन का अगर वो केस है, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट में हो, सजेशन का केस आप उसको एज इट इज रखिएगा कि वो काम अभी तक हुआ नहीं है। और क्योंकि वो काम अभी तक हुआ नहीं है तो फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगानी होगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर V2 लगा दिया तो V2 पास्ट के कंप्लीटेड इवेंट को बताता है। पास्ट का कैसा इवेंट है, वो कंप्लीटेड इवेंट है। और पास्ट के कंप्लीटेड इवेंट की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे, हम लोग तो बात कर रहे हैं कि ये काम अभी होना बाकी है। तो यहाँ पर आपने वर्ब की कैसी फॉर्म लगा दी, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज कर लिया आपने। पॉइंट को समझ गए होगे आप कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज क्यों किया गया, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड एक्शन को बताती है। इस पॉइंट को समझ गए आप। चलिए, तो देखिए आज की क्लास में हमने शुड के बारे में बहुत चीजें देखी है। शुड अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको शुड से रिलेटेड और भी बातें बताने वाला हूँ। शुड से रिलेटेड आप एक बार इसे ही पढ़िए जो मैंने बताया। अगली क्लास में मैं आपको शुड के साथ साथ हैड, बेटर के क्या क्या यूसेज होते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल ही मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।
नोट्स बनाइए इस क्लास के, अलग से एक नोटबुक हो तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।